कहानी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं, जो एक बैंकर है जिसे इंग्लैंड की एक कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। इसके बाद एंडी को एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जो बहुत ही खतरनाक होती है। इस जेल से आज तक कोई नहीं भाग पाया। इस जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, यानी इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताई है और उनके जीवन के बाकी बचे दिन भी उन्हें वही गुजारने हैं। इस जेल से भाग निकलना यानी 7 समुंदर तैरकर पार करने के बराबर है। एंडी को जब इस जेल में लाया जाता है तो उसके साथ और भी कई सारे कैदी होते हैं। सभी कैदियों को उनके सेल में डालने से पहले उन सब की अच्छे से चेकिंग की जाती है। उस पहली रात एंडी जब अपने सेल में होता है तो सामने वाले सेल के कुछ कैदी अश्लील बातें करके उसे परेशान करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वे सब उस मोटे वाले कैदी को परेशान करने लगते हैं, जिससे वो रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर उस जेल का कैप्टन हेडली उसके पास आता है, उसे बाहर निकालकर बहुत पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सभी कैदी को बाहर निकालने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनके खाने का समय हो चुका है। यहाँ सभी कैदी खाना खा रहे हैं। एंडी की थाली में एक कीड़ा निकलता है, क्योंकि इन लोगों को सड़ा गला खाना दिया जाता था। खैर, इन सभी कैदियों को ऐसा खाना खाने की आदत बन चुकी है। इन सबको अपने साथी कैदी को याद करके बहुत दुख होता है, जिसे हेडली ने पीट कर मार डाला है। एंडी यहाँ आकर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन जब ये लोग फील्ड में होते हैं तभी एंडी इस शख्स से बात करने की कोशिश करता है। इसका नाम होता है रेड। ये आदमी जुगाड़ से छोटी मोटी चीजें बाहर से मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक हथौड़ी का जुगाड़ करवा सकते हो? वो हथौड़ी जिससे पत्थर तराशा जाता है। रेड कहता है, उससे तुम्हारा क्या काम? क्या तुम किसी का सर फोड़ना चाहते हो या सुरंग बनाकर भागना चाहते हो? तो एंडी कहता है, इससे तुमसे क्या मतलब? दरअसल पत्थर तराशना तो मेरा शौक है और मैं जेल में रहकर यही शौक पूरा करना चाहता हूँ। रेड कहता है, इसमें बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स हर वक्त तलाशी लेते रहते हैं और हथौड़ी के साथ तुम्हें देख लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और एक शर्त है, पकड़े जाने पर तुम मेरा नाम नहीं लोगे। इसके बाद जुगाड़ करके रेड एंडी के लिए वो हथौड़ी मंगाता है। वो इसे देखकर सोचता है, अगर एंडी को इसे सुरंग बनाने का इरादा है तो इस हथौड़ी से उसे 600 साल लगेंगे। फिलहाल एक दिन जब सभी कैदी काम कर रहे थे तभी एंडी को सामान लेने स्टोर रूम में जाता है। मौका देखकर वे कैदी जो उसे परेशान कर रहे थे वो उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां एंडी को वे लोग तंग करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। एंडी के चेहरे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते थे, लेकिन उसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। इसके बाद जेल के वार्डन को दिखाया जाता है, जो एक सभा आयोजित करता है। सभी कैदियों को इकट्ठा करके कहता है कि उसे कुछ लोग चाहिए, क्योंकि जेल की छत मरम्मत करना है। हालांकि इस काम को करने में काफी कैदियों ने रुचि दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ ही कैदियों को चुना गया। लेकिन रेड यहाँ पर बहुत खुश दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे और उसके साथियों को चुन लिया गया था और साथ में एंडी को भी। खैर, यहाँ वे लोग छत पर रिपेयर करने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ हेडली अपने कुछ गार्ड से बात करता है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसका सारा पैसा यानी $35,000 अब उसके खाते में आने वाले हैं। लेकिन वो पैसा उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि सरकार उस पर कई तरह के टैक्स लगाएगी और बस इतने डॉलर बचेंगे कि उसे एक छोटी सी कार खरीदी जा सकती है। हेडली की बात एंडी सुन रहा था। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? हेडली को गुस्सा आ जाता है। फिर एंडी कहता है, क्या वो पीठ पीछे तुम्हें धोखा तो नहीं देगी? इस पर हेडली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उसे घसीटकर छत के किनारे ले जाता है, जहां से एंडी को गिराने वाला है। लेकिन एंडी कहता है, मैं तुम्हारे $35,000 बचाने में मदद कर सकता हूँ। अगर वो रकम अपनी बीवी के नाम कर दोगे तो टैक्स बच सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट $60,000 तक अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए अलाउ करती है, बिल्कुल टैक्स फ्री। मैं एक बैंकर हूँ, मुझे ये चीजें पता है। इसके लिए अगर तुम कोई वकील करोगे तो पेपर वर्क के बदले वो तुमसे काफी पैसे लेगा। मैं ये काम फ्री में कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ फार्म की जरूरत है। इस काम के बदले एंडी अपने दोस्तों के लिए 3-3 बियर पिलाने को कहता है। फिलहाल हेडली का काम बन जाता है। वो बियर का प्रबंध करता है और सभी मस्ती से जेल की छत पर बैठकर बियर का आनंद लेते हैं। एंडी को बियर पीना पसंद नहीं, ये सब उसने अपने दोस्तों के लिए किया था। उस दिन जब ये लोग मूवी देख रहे थे, इस दौरान एंडी रेड से कहता है कि मुझे पीटर होबर्ट का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए, उसे अपनी सेल में लगाना है। चूंकि रेड और एंडी गहरे दोस्त बन चुके थे तो रेड इनकार नहीं कर सकता था। इसके बाद एंडी यहाँ से जाने लगता है, तभी वे गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में ले जाकर उसे बहुत पीटते हैं। मार खा खाकर उसका बुरा हाल हो चुका है। इसके बाद एंडी को 1 महीने के लिए अस्पताल में रहना पड़ा और उस आदमी को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसने एंडी को मारा था। उसे जब बाहर निकाला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात हेडली से होती है, जिसका एंडी ने $35,000 का फायदा करवाया था। हेडली उस कैदी को बहुत मारता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। इधर एंडी को वो पोस्टर मिल जाता है जो उसने रेड से कहकर मंगवाया था अपनी सेल में लगाने के लिए। इसके बाद वार्डन आता है, वो एंडी के सेल की तलाशी लेता है। दरअसल ये तलाशी तो एक बहाना है, वो एंडी से मुलाकात करना चाहता था, क्योंकि हेडली ने वार्डन से बता दिया था कि ये काम का आदमी है, इसने टैक्स के बहुत सारे पैसे बचाए हैं। तलाशी के दौरान उन लोगों को कोई खास चीज नहीं मिलती, बस एक बाइबल मिलती है जिसे एंडी पढ़ा करता था। वार्डन कहता है, मुझे अच्छा लगा कि ये चीज तुम पढ़ते हो। उस पोस्टर को देखकर
वार्डन कहता है ये चीज मैं अप्रूव नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ जाने से पहले वार्डन वो बाइबल उसे वापस कर देता है जो उसने एंडी के हाथ से ली थी। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे लाइब्रेरियन असिस्टेंट की नौकरी देता है। इसके बाद एंडी जेल की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पहले से ब्रुक नाम का ये आदमी काम कर रहा था। दरअसल ब्रुक जब 18 साल के थे तब से जेल में है और अभी वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। एंडी जेल में रहकर लाइब्रेरियन असिस्टेंट के साथ साथ वार्डन और जेल के सभी गार्ड्स का टैक्स फाइल करता है। उन लोगों को फ्री में फाइनेंशियल एडवाइस देता है, जिससे वार्डन और गार्ड सबका बहुत पैसा बचता है। इस काम को करने में उसे एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को असिस्टेंट बनाता है। फिलहाल एक दिन ये कैदी दौड़ते हुए आकर एंडी और रेड से कहता है ब्रुक्स ने बहुत गड़बड़ कर दी। ये लोग जब अंदर जाकर देखते हैं तो ब्रुक ने एक आदमी की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। दरअसल ब्रुक को बताया जाता है कि उसकी सजा पूरी हो गई है, उसे रिहा किया जाने वाला है, लेकिन ब्रुक यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। बाहर जाकर वो क्या करेगा, ना तो उसका कोई परिवार है और ना ही उसे कोई जानता पहचानता है। जबकि जेल में सभी कैदी उसे जानते हैं, वो उन सब में बहुत बूढ़ा है, सभी कैदी उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ लाइब्रेरियन इंचार्ज होने के नाते उसका एक अलग औहदा है। ब्रुक सोचता है अगर यहाँ किसी को चोट पहुंचाई जाए तो शायद उसकी सजा बढ़ सकती है। यहाँ एंडी ब्रुक को शांत करवाने की कोशिश करता है और बहुत समझाने पर ब्रुक उस आदमी को छोड़ देता है। इसके बाद ब्रुक को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत निराश होता है। उसे बाहर की दुनिया रास नहीं आती। वो सड़क देखता है जहाँ पर पहले एक गाड़ी निकला करती थी, अब वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। इन 50 सालों में बाहर की दुनिया एकदम बदल चुकी है और ऐसे माहौल में ब्रुक सरवाइव नहीं करना चाहता था। इस वजह से ब्रुक रस्सी में लटक कर अपनी जान दे देता है। वार्डन लालची किस्म का आदमी था, वो कैदियों के खून पसीने से बहुत सारा पैसा बनाना चाहता था। इस वजह से वो एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम होता है इनसाइड आउट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के तहत वो उन कैदियों को बाहर ले जाता है, उनसे काम करवाता है। इससे उसका लेबर का पैसा भी बचता है और उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और वार्डन ने बहुत सारा पैसा बना लिया। लेकिन ये पैसा ब्लैक मनी का था और इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जिम्मा एंडी के पास था। दरअसल वार्डन के लिए काम करना एंडी की मजबूरी थी। वार्डन के इस काले धंधे में एंडी एक नकली आदमी की फेक आईडी यानी नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर बैंक अकाउंट खोलता है और सारा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इस अकाउंट होल्डर का नाम होता है रेंडल स्टीवंस। दरअसल इस नाम का आदमी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये था कि कल को अगर वो ब्लैक मनी पकड़ा भी जाए तो उसमें वार्डन का नाम नहीं आता। पुलिस रेंडल स्टीवंस नाम के शख्स को ढूंढती, लेकिन यह नाम फेक है और ये आदमी है ही नहीं, मतलब वार्डन एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं उस जेल में एक वैन आती है, यानी फिर से कुछ नए कैदी आते हैं और इन कैदियों में टॉमी नाम का ये कैदी भी था जो इससे पहले भी कई जेल की हवा खा चुका है। वो चोरियां करता है। टॉमी यहाँ सभी से अपनी जान पहचान बढ़ाता है। इस दौरान उसे ये भी पता चलता है कि एंडी ने जेल के कई कैदियों को पढ़ाया लिखाया है। इस वजह से वो एंडी के पास जाता है और कहता है मुझे हाई स्कूल पास करना है, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। तो एंडी कहता है ठीक है, अगर पढ़ने में तुम्हारी रुचि जाग गई है तो पढ़ना लिखना मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इसके बाद एंडी टॉमी को पढ़ाना शुरू करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वह कहता है एंडी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वह जेल में क्यों है? तो रेड कहता है उसने अपनी बीवी को उसके लवर के साथ देख लिया था और दोनों को गोली मार दी। एक पल तो टॉमी इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो सोचने लगता है। इसके बाद टॉमी रेड और एंडी को एक कहानी के बारे में बताता है। वो कहता है 4 साल पहले मैं थॉमस नाम की एक जेल में था जहाँ मुझे एक कैदी मिला। उसने उसको बताया कि वो एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन उस घर की ऑनर जाग गई और मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। इसके बाद उसके हस्बैंड को भी गोली मार दी, लेकिन बाद में पता चला वो आदमी उसका हस्बैंड नहीं बल्कि लवर था और वो औरत एक बैंकर की पत्नी थी और उसे ही डबल मर्डर के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। ये कहानी सुनकर एंडी हैरान रह जाता है क्योंकि ये उसकी ही कहानी थी और असली गुनाहगार तो वो चोर था। एंडी को एक उम्मीद दिखती है कि अगर टॉमी यही घटना कोर्ट में जज के सामने बता दे तो वो जेल से छूट सकता है। इसके बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो जानता है अगर एंडी छूट गया तो उसके काले पैसे को सफेद कौन करेगा। एंडी वार्डन के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने बेगुनाही साबित करने की भीख मांगता है। वो ये भी कहता है कि अगर मैं छूट गया तो बाहर जाकर तुम्हारे काले धंधे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और ये बात सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड्स को बुलाता है और एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश देता है। एंडी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इधर एक गार्ड टॉमी के सेल में आता है। वह कहता है तुम्हें वार्डन ने बुलाया है। वो गार्ड उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर वार्डन होता है। वार्डन टॉमी से कहता है मैं जानता हूँ एंडी को जो तुमने बात बताई है वो बिल्कुल सच है, क्या यही सब तुम अदालत में कह सकते हो? तो टॉमी कहता है जी बिल्कुल, और फिर वार्डन उसकी तरफ मुस्कुराता है। इसके बाद वार्डन हेडली की तरफ इशारा करता है जो अंधेरे में बंदूक लेकर खड़ा था। वह टॉमी पर 3 राउंड फायर करता है जिससे टॉमी की मौत हो जाती है। मतलब एक गवाह जिससे एंडी जेल से रिहा हो सकता था उसको भी वार्डन ने अपने स्वार्थ के लिए खत्म करवा दिया। फिलहाल अब 2 महीने बीत चुके हैं और एंडी यहाँ बाहर बैठा हुआ था। उसके पास रेड आता है। एंडी रेड से कहता है क्या तुम कभी जेल से रिहा हो पाओगे? तो रेड कहता है शायद कभी, जब मेरा शरीर मेरे लायक नहीं बचेगा। इसके बाद एंडी कहता है जब मैं जेल से निकलूंगा तो जियातन या हो जाऊंगा। मैक्सिको के पास समुद्र के किनारे ये
ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। वहाँ मैं एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा और पुरानी कुछ बोट्स खरीदूंगा जिनको रिपेयर करने के बाद अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए निकल जाऊंगा। बस यही छोटा सा मेरा सपना है, लेकिन इस काम के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और वो तुम हो रेड। ये बात सुनकर रेड कहता है कि मैं बाहर की दुनिया में नहीं जी पाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी इस जेल में रहा हूँ और ये जेल अब मेरा घर बन चुकी है। आगे रेड कहता है उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, सपना देखना बहुत हो चुका और अब सच्चाई की दुनिया में वापस आ जाओ। ये जेल की दुनिया ही हम सब की दुनिया है, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। इसके बाद एंडी जब यहाँ से अपनी सेल में जाने लगता है उससे पहले वो रेड से एक बात कहता है, जब तुम्हारी रिहाई होगी तो तुम बक्सटन के पास एक मैदान है वहाँ चले जाना, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे हमने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वहीं पर एक दीवार है और ये दीवार पत्थरों की बनी है, उसी में एक पत्थर है जो बिल्कुल अलग तरह का है, उस पत्थर को हटा कर देखना, वहाँ पर तुम्हें कुछ मिलेगा और वो तुम रख लेना। रेड कहता है ऐसी क्या चीज है वहाँ पर? तो एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। इसके बाद एंडी वार्डन के पास जाता है क्योंकि उसे वार्डन का काम करना है। वार्डन उसे कुछ कपड़े देता है, कहता है इसे लॉन्ड्री में भेज दो और मेरे जूते बिल्कुल आईने की तरह चमका देना। ये सब काम खत्म करके एंडी अपने सेल में जाता है। उस रात रेड एंडी को देखकर बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि उसे एंडी की फिक्र थी। खैर जैसे तैसे करके रात बीत जाती है और अगले दिन जब सभी कैदी अपने सेल के बाहर होते हैं, उनकी काउंटिंग हो रही थी, तभी गार्ड्स देखते हैं एंडी के सेल का दरवाजा नहीं खुलता, वो बाहर नहीं खड़ा था। गार्ड जब उसके सेल में जाकर देखता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। इधर वार्डन जब जूते पहनने वाला था वो देखता है जूतों के उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते रखे थे। इससे पहले वो कुछ सोच पाता कि जेल में कैदी के गायब होने का सायरन बजता है। वार्डन एंडी के सेल में आकर देखता है दरअसल एंडी भाग चुका है और वार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके आदेश पर रेड को भी वहां लाया जाता है क्योंकि वही उसका सबसे करीबी दोस्त था। वार्डन पूछता है एंडी कहाँ है? तो रेड कहता है मुझे क्या पता। वार्डन देखता है उसकी सेल में पत्थर के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, कंकड़ों को उठाकर वो इधर उधर गुस्से में फेंकने लगता है और एक कंकड़ सामने लगे पोस्टर पर भी फेंकता है, लेकिन वो कंकड़ दीवार से टकरा कर नहीं गिरता बल्कि पोस्टर फाड़कर पार हो जाता है। वार्डन जब उस पोस्टर के पास जाता है और उसमें अपना हाथ घुसेड़ता है, उसका पूरा का पूरा हाथ आर पार हो जाता है। अब वार्डन पूरा पोस्टर हटाता है और इसी सुरंग में से एंडी भाग गया है। इसके बाद वार्डन अपना पूरा पावर लगा देता है एंडी को ढूंढने के लिए। जेल से कुछ दूरी पर बने एक नाले में गार्ड्स को एक हथौड़ी, 2 साबुन, एक कंघी और एंडी के कपड़े मिलते हैं। ये वही हथौड़ी थी जो 20 साल पहले एंडी ने रेड के हाथों मंगवाई थी। इसी हथौड़ी से उसने ये सुरंग बनाई और इस काम में उसे 20 साल लग गए। एंडी थोड़ा थोड़ा करके रोज दीवार काटता था और उससे निकली मिट्टी को अपने पैंट में भरकर बाहर डाल देता था। एंडी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इतने स्ट्रगल के बाद जेल से भाग पाया, लेकिन इसके साथ वो वार्डन की वाट भी लगा गया क्योंकि लास्ट बार उसने वार्डन के लिए काम किया था तो उसके काले धन के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने चेंज कर लिए थे। नकली वाले उसके तिजोरी में रख दिए थे और असली वाले अपने पास रख लिए थे। उसने वार्डन के कपड़े भी पहने और पॉलिश करने के बाद उसके जूते भी पहन लिए थे और अपने वाले जूते उस बॉक्स में रख दिए थे। फिलहाल उस रात जब सेल की बत्ती बुझा दी गई, इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर एंडी अपने सेल से निकल पाया। इसके बाद गटर के पाइप को तोड़ा और ये काम वो बिजली कड़कने की आवाज के साथ करता था ताकि चोट करने की आवाज जेल में कोई ना सुन पाए। इसके बाद उस पाइप से होकर एंडी बाहर नाले तक निकल जाता है। ये पाइप बहुत लंबी थी, लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर। इस पाइप में बहुत गंदगी थी, यानी जेल के सभी कैदियों का मल मूत्र इसी में आता है। फिलहाल एंडी यहाँ से निकल चुका है और अब वो आजाद था। एंडी एक बैंक जाता है जिसमें वार्डन का वो सारा काला धन जमा होता है और ये अमाउंट होता है लगभग $30 लाख। ये अमाउंट तो रैंडल स्टीवंस नाम के नकली आदमी के नाम पर जमा था। एंडी बैंक वालों से कहता है मैं रैंडल स्टीवंस हूँ और ये रहे मेरे अकाउंट संबंधित डॉक्यूमेंट, और इस तरह एंडी वार्डन के $30 लाख निकाल लेता है। एंडी वार्डन के काले चिट्ठों के सारे कागजात मीडिया को भिजवा देता है जिससे वार्डन के खिलाफ खबर छपती है और टॉमी के मर्डर की भी खबर छापी जाती है। इधर वार्डन उस तिजोरी में अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है जिसमें वो पाता है कि ये तो नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में उसे वो बाइबल भी मिलती है जो एंडी के पास रहती थी। जब वो इसे खोलता है वार्डन देखता है इसमें हथौड़ी शेप के पेज कटे हुए थे, यानी एंडी अपनी हथौड़ी इसी में छुपाता था और 20 साल तक इसका किसी को शक भी नहीं हुआ। फिलहाल वार्डन एक्सपोज हो चुका है। यहाँ पुलिस आ चुकी है। टॉमी मर्डर के जुर्म में हेडली को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब पुलिस वाले वार्डन को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सजा के डर से वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद एंडी के दोस्त रेड की रिहाई हो जाती है। वो बाहर आता है लेकिन बाहर की दुनिया में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ बात करने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। एक बार तो ब्रुक की तरह रेड भी सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त एंडी का वो वादा याद आता है जो उसने जेल में किया था कि जब वो छूटेगा तो बक्सटन के उस मैदान में दीवार के पास जाएगा जहाँ उसे कुछ मिलेगा और वह अपने पास रख लेगा। अब रेड बक्सटन पहुंच चुका है। उसे वो मैदान मिल जाता है जहाँ उसे एक पेड़ दिखता है और पास में वो पत्थर वाली दीवार भी बनी थी। वो दीवार के पास जाता है, यहाँ एक पत्थर बिल्कुल अलग तरह का था। रेड इसे हटाकर देखता है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें लिखा था अगर ये लेटर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम जेल से रिहा हो चुके हो और तुम्हें वो जगह याद है जो हमने जेल में तुम्हें बताई थी, जियातन याहू, तुम्हें वहीं आना है, मैं वहीं मिलूंगा। और आगे लिखा था उम्मीद अच्छी चीज होती है, वह कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड एक बीच पर पहुंचता है। दरअसल ये वही जगह
जगह है जो एंडी का ड्रीम स्पॉट था। यहाँ एंडी एक पुराने बोट को रिपेयर कर रहा है। रेड और एंडी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल एंडी ने 20 साल जेल में रहकर भी अपना सपना पूरा कर लिया और ये सब हो पाया बस एक उम्मीद से, क्योंकि उम्मीद इंसान को जीना सिखाती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे पसंद किया होगा। वैसे ब्रुक को सुसाइड करना चाहिए था या नहीं, अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।